आज हम एसे के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ एन एसे? एन एसे इज़ अ शॉर्ट नॉन फिक्शन नॉन इमेजिनरी वर्क अबाउट अ सब्जेक्ट. It may be classified by tone and style as formal or informal. It has many purposes depending on what the writer wants to write about and how he she wants to affect the readers. So ऐसे क्या होता है? Essay is a short non-fiction non-imaginary work about a subject. कि ये एक नॉन फिक्शन और नॉन इमेजिनरी वर्क होता है किसके बारे में? कोई भी एक टॉपिक होगा या सब्जेक्ट होगा उसके बारे में. इट मे बी क्लासिफाइड बाय टोन एंड स्टाइल एज फॉर्मल और इनफॉर्मल. टोन और स्टाइल के लिहाज से इसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल भी कह सकते हैं. फर्दर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं एज फॉर्मल और इनफॉर्मल. फिर देखें कि इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं और ये पर्पस किस पर डिपेंड करें कि हाउ द राइटर वांट्स टू अफेक्ट द रीडर. कि जो ऑडियंस है जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ना है, जो रीडर है, आप उससे किस तरह से इफेक्ट करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप इसे लिखोगे. फिर इसके 3 मेन पार्ट्स आ जाते हैं. एंड ऐसे हैज़ 3 मेन पार्ट्स. होप्स हो कि आपको पता होगा कि उसके 3 पार्ट्स कौन से होते हैं. ज़रा आप सोचें. नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ होता है और नंबर 3 हमारे पास कंक्लूजन. 3 होते हैं, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन देखें. इट इज़ द ओपनिंग पार्ट ऑफ द राइट अप दैट शोज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द essay or the thesis statement. It prepares the readers on the essay. Therefore, it should be effective so that the readers are encouraged, motivated to continue reading. इंट्रोडक्शन क्या है जी? ओपनिंग पार्ट होता है और इसमें आप किस चीज़ के बारे में लिखते हो? जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है. अब होप्स हो कि आपको पता होगा टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. टॉपिक सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट और मेन आइडिया को कहते हैं. कि जिससे जब आप टॉपिक सेंटेंस जब रीडर पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि ये ऐसे किसके बारे में है, ठीक है. इसलिए वो क्या होना चाहिए? हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंपोज्ड होना चाहिए ताकि जो रीडर है वो मोटिवेट या इनकरेज्ड फील करे आगे उसे पढ़ने के लिए. Effective introduction should catch the reader's attention, which can be done, for example, by using a direct announcement, a quotation, a question, a definition, an unusual comparison, or a controversial position opinion. Introduce the topic of the essay. In other words, inform the readers of and provide a context for the topic being discussed. आपका इंट्रोडक्शन कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि रीडर की अटेंशन शुरू ही से ग्रैब्स कर ले. आप स्टार्ट कर सकते हो किसी अनाउंसमेंट से, कोटेशन से, ठीक है, क्वेश्चन से भी, ओपिनियन, कंट्रोवर्शियल, डेफिनेशन, किसी से भी. लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो किससे करते हैं? वो कोटेशन और डेफिनेशन से. ये बेसिक तरीका है. लेकिन अगर आप किसी अनाउंसमेंट से, ओपिनियन या क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो तब रीडर को इंटरेस्ट पैदा होता है. क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट में इम्पोज कर देते हो तो रीडर फिर जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. वो फिर उसको इंटरेस्टिंग फील होता है, वो इंटरेस्ट लेता है उस ऐसे में. और इंट्रोडक्शन में साथ फिर आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो. इंड्यूस द मेन आइडिया अदरवाइज नोन एज द थीसिस और क्लेम ऑफ द essay. Introduce the purpose of the essay. Will it inform? Will it argue? Will it persuade? Will it describe or narrate or classify? जो आपका थीसिस स्टेटमेंट हो या इंट्रोडक्शन हो वहीं से रीडर को पता चल जाए कि आप इसमें क्या करोगे, ठीक है. कि आप हमें इसमें इन्फॉर्म करोगे या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, या आप परsuade और डिस्क्राइब करोगे. तो स्टार्ट इस तरह का हो कि इसके बारे में पता चल जाए, ठीक है. An effective body paragraph should, explain, illustrate, discuss or provide evidence to support the main idea, thesis or claim of the essay. Discuss only one aspect of the main idea. Whenever you move on to a new supporting point, start a new body paragraph. बॉडी में क्या होना चाहिए जी? कि आप लोग देखते हैं कि जनरली आपको पता होगा कि हम बॉडी में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं. जो इंट्रोडक्शन में हमने थीसिस स्टेटमेंट बताया होता है, बॉडी में हम उसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं, हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. और अगर इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इन डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट पैराग्राफ्स और अपने हर पॉइंट को कुछ फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी. बॉडी क्या है कि एन essay includes body paragraphs.
which develop the main idea, thesis or claim of the essay. Work together with the other body paragraphs to support your essay's main idea. जो इंट्रोडक्शन में आपने क्लेम किया था, क्या किया था, विच वॉज थीसिस स्टेटमेंट, उसको यहाँ फर्दर एक्सप्लेन करते हो क्योंकि आपने ये बात कि आपने ये बात कही, ठीक है। फिर आप जस्टिफिकेशन देते हो बॉडी में। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और आपने उन पॉइंट्स को लिंक भी करना होता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो पैराग्राफ हों वो सारे लिंक हों और फिर वो लिंक किससे हों, थीसिस स्टेटमेंट से लिंक्ड हो। ये ना हो कि एक पैराग्राफ किसी और चीज़ की बात करो और दूसरा पैराग्राफ किसी और चीज़ की बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारे पैराग्राफ्स लिंक्ड हो और वो लिंक किससे हो, थीसिस स्टेटमेंट से। देन हमारे पास थर्ड पार्ट जो आ जाता है एसे का, वो है कंक्लूजन। एन essay ends with a brief conclusion which brings the essay to a logical end. An effective conclusion should be brief. कि जो essay है वो एंड होता है किससे, कंक्लूजन से। इसमें जो आपने थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में बताई होती है, आप उससे ब्रीफली स्टेट करके और जो आपने अपनी बात शुरू में बताई होती है आप उससे प्रूफ कर देते हो कि वो लास्ट में आके वो सच होगी है। कंक्लूजन हमेशा ब्रीफ होता है, ठीक है, लेंथी नहीं होता। प्रिडिक्टिंग एन आउटकम टू द मेन आइडिया, जो ऊपर आपने थीसिस स्टेटमेंट में जो आपने ऊपर थीसिस स्टेटमेंट दी थी उसकी आउटकम क्या है, उसमें आपने अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। जो ऊपर मैंने बात की थी वो वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। मैंने लॉजिक भी दी थी विद इन द बॉडी। देन हमारे पास है गिविंग एन ओपिनियन, आप ओपिनियन भी दे सकते हो। कोटेशंस, आप कोटेशन से भी कंक्लूड कर सकते हो। आपका जो कंक्लूजन है, जब आप ऐसे लिख के कंक्लूड करोगे तो आप कोटेशन से भी कंक्लूड कर सकते हो। रिमाइंडिंग रीडर ऑफ द प्राइमरी फोकस ऑफ द एसे विच कैन बी डन बाय रीस्टेटिंग द मेन आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स। जब आप कंक्लूजन में थीसिस स्टेटमेंट एज अ प्रूफ लिखते हो तो आप रीडर को रिमाइंड करवाते हो कि ये ऐसे किस बारे में था, ठीक है। अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़, आपने जो शुरू में बात की हो उसे एंड में आकर क्लोज करना होता है, ठीक है। जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में बात कही थी आपने कंक्लूजन में आकर उसी को क्लोज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट में एक आइडिया कोई और इंट्रोड्यूस करवाया था और आप कंक्लूजन में आके कोई और आइडिया इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। नहीं, उसी आइडिया को आपने लास्ट में आके प्रूफ के साथ क्लोज कर देना होता है। फिर हमारे पास है फॉर्मल एसे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसे। सो फॉर्मल एसे क्या है, दिस इज नॉन एज इम्पर्सनल एसे। The content is informative and scientific in nature. The writer uses the aesthetic approach. कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, aesthetic approach in language and style. इसमें क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव व्यू रखना होता है, ठीक है। फॉर्मल एसे में आपने ऑब्जेक्टिव व्यू रखना होता है। अब आपको होप से पता होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आप फैक्ट्स की बात करते हैं, दलाइल से बात करते हैं, ठीक है। जबकि आप सब्जेक्टिव में हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऐसे कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और साइंटिफिक इन नेचर मीन्स दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि एक माइक्रोस्कोप आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके माइक्रोस्कोप के 4 पार्ट्स हैं, तो आप उन 4 पार्ट्स को ही डिस्क्राइब करोगे। जब आप उनके 4 पार्ट्स को डिस्क्राइब करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव व्यू रख रहा है, ठीक है। अगर आप 4 पार्ट्स में आप एक और 5 लगा के बता रहे हो तो वो फिर आप सब्जेक्टिव व्यू, वो अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, ठीक है। फिर बस इनफॉर्मल एसे, इट इज़ कॉल्ड फैमिलियर और पर्सनल एसे। इट एक्सप्रेसेस पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमन नेचर। इट पर्पज इज़ टू इंटरटेन रादर देन टू इन्फॉर्म। तो इनफॉर्मल एसे क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल एक्सपीरियंस बताना होता है इसमें, ठीक है। इनफॉर्मल एसे में इसका मकसद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि इंटरटेन करना होता है, ठीक है, इनफॉर्मल वे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, कोर्स बुक से हट के पढ़ रहे हैं, तो आप वो नॉवल क्यों पढ़ें, इंटरटेन होने के लिए, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल एसे है। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ एसे। कितनी टाइप फॉर्म्स ऐसे की कितनी फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव एसे। अब डिस्क्रिप्टिव एसे नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो इट इज़ एन एसे दैट इलस्ट्रेट्स बाय यूजिंग सेंसरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू द रीडर्स इमेजिनेशन व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। आपने इसमें डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, और आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं
जो आपकी फाइव सेंसेस को अट्रैक्ट करे, ताकि रीडर के माइंड में इमेज बन जाए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये क्लासरूम है और इसे डिस्क्राइब करो, तो आपने इस तरह डिस्क्राइब करना है कि रीडर के माइंड में एक इमेज बन जाए। ठीक है, कि आपने क्लासरूम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जब रीडर पढ़ रहा हो तो उसके माइंड में क्लासरूम की चीज़ें, जैसे आपने विंडो को डिस्क्राइब किया हुआ है, वाइट बोर्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है, चेयर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऐसे रीडर्स के माइंड में इमेज बन जाए, तो वो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एसे। नेक्स्ट हमारे पास है नैरेटिव एसे। अब देखिए, नैरेटिव एसे नाम से पता लग रहा है नैरेट करना। ठीक है, तो इट इज़ एन एसे दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ द राइटर और अदर स्टोरी। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द फीचर राइटिंग सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन। आपने नैरेटिव एसे में कोई कहानी सुनानी होती है। ठीक है, कोई वाक्य के बारे में बताना होता है, और वो जो वाक्य हो या कहानी जो वो बेशक आपके खुद के एक्सपीरियंस से भी हो सकती है या किसी की भी सुनाई हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये नैरेटिव एसे है। एक्सपोजिटरी एसे क्या है? इट इज़ एन एसे दैट एक्सप्लेन समथिंग सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड। टॉपिक को इस ऐसे में टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। एक टॉपिक को लेकर इसे हर एंगल से एक्सप्लोर किया जाता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में आप टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपोजिटरी ऐसे। देन हमारे पास लास्ट है पर्सुएसिव ऐसे। इट इज़ एन ऐसे दैट कन्विंसेस द रीडर टू थिंक इन अ सर्टेन वे। सर्टेन वे कौन सा होता है? जो राइटर हमें बताता है। इस ऐसे में वो कन्विंस करता है ऑडियंस को, ठीक है, टू बिलीव इन देयर ऑन पॉइंट्स, और ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पर्सुएसिव ऐसे हम लोग सब्जेक्टिव व्यू से लिखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखते हैं रीडर को कन्विंस करने के लिए। जबकि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात की थी, वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव उसमें व्यू होता है। इसमें राइटर जो है वो रीडर को परसुएट करने की कोशिश करता है, अपने लेंस से चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑडियंस को कन्विंस करता है पर्सुएसिव ऐसे में। सो ये थे हमारे ऐसे का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।